जी, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ लेरेंजोट्रेकियल ट्रॉमा। वैसे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें भी सिर्फ आपको मैनेजमेंट अच्छे से करनी है। अब हम इसको थ्रू आउट चैप्टर को देख लेते हैं। एटियोलॉजी की बात करें तो आपको पता है कि ट्रॉमा की एटियोलॉजी क्या हो सकती है। ट्रॉमा की एटियोलॉजी हो सकती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स होते हैं। एक मिनट, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके अलावा कोई ब्लो ऑन द नेक है, ठीक है, नेक स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द स्ट्रेच्ड वायर और केबल, स्ट्रैंगुलेशन, मतलब ये सारी अपनी एटियोलॉजी याद कर लेनी है। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमें एटियोलॉजी बताएं लेरेंजियोट्रेकियल ट्रॉमा की, तो ये सारी आपने नाम याद करने हैं। पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में ये जो 9 पॉइंट्स हैं यहाँ पर सारे, ये सारे आपको आने चाहिए। इसमें आपको पता चलता है कि अगर लेरेंजियल ट्रॉमा हुआ है, लाइक लैरिंक्स पे कोई ब्लो हुआ है, लैरिंक्स पे कोई एक्सीडेंट के दौरान इंजरी हुई है, तो उससे क्या होगा, वहां पे क्या चेंजेस आएंगे। ये सारे चेंजेस आपने 9 के 9 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। आपको पता हो कि वहाँ पे हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, यानी ब्लड कलेक्ट हो सकता है, एडिमा हो सकता है, वहां पे जो वहां पर टीयर जब आएगा तो अंदर जो स्किन के नीचे एयर जमा हो जाएगी, उसको एम्फीजिमा कहते हैं। उसके अलावा वहाँ पे ज्वाइंट्स की डिसलोकेशन हो सकती है, वहाँ पे ज्वाइंट्स का डिसलोकेशन के अलावा वहाँ पे कार्टिलेज का, बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है। वहां पर जो कार्टिलेज है उसके फ्रैक्चर के अलावा ट्रेकियल रिंग्स का फ्रैक्चर हो सकता है, और इवन की जो ट्रेकिया है वो सेपरेट हो सकती है। तो कितने आसान चेंजेस हैं, पहले हीमाटोमा, एडिमा, इम्फीजिमा, उसके बाद ज्वाइंट्स की डिसलोकेशन, कार्टिलेजेस का फ्रैक्चर, उसके अलावा ट्रेकियल रिंग का फ्रैक्चर, उसके अलावा ट्रेकिया की सेपरेशन। तो ये 9 पॉइंट्स आपको बताऊं कि अगर ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात है तो ये चीज मैंने पहले क्लियर कर दी थी कि जो सिम्टम्स होते हैं वो हिस्ट्री में लिखे जाते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें आके बताता है, और जो साइंस होते हैं वो एग्जामिनेशन पे लिखे जाते हैं। तो अगर आपको आ जाती है लेरेंजियोट्रेकियल ट्रॉमा की मैनेजमेंट, तो आप सबसे पहले हेडिंग दोगे हिस्ट्री की। जब आप हिस्ट्री की हेडिंग दोगे उसमें आप ये चीजें लिखोगे। आप हेडिंग हिस्ट्री में लिखोगे कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, वॉइस चेंजेस आ गए हैं, पेन होती है वहां पे, स्वेलिंग डिफिकल्ट है, लोकल पेन है लैरिंक्स में, हिमोप्रेसिस हो सकते हैं, और ये सारी चीजें आप लिखोगे हिस्ट्री में। फिर आप एग्जामिनेशन पे लिखोगे कि जब हमने एग्जामिनेशन किया हमें कुछ ब्रूज मिले, कुछ एब्रेयंस मिले, वहां पे पेनफुल था यानी टेंडरनेस थी, वहां पर जो एग्जामिनेशन पे पेन फील हो वो टेंडरनेस होती है, वो एक साइन होता है। उसके अलावा वहां पे जो थायराइड प्रोमिनेंस होती है, जो थायराइड के एंगल की वजह से होती है, वो उसकी फ्लैटनिंग हो गई थी। ये सारी चीजें आप लिखेंगे साइन में। तो इन शॉर्ट क्या हो गया कि आपने एटियोलॉजी भी याद करनी है, आपने ये 9 पॉइंट्स भी याद करने हैं, और आपने ये सिम्टम्स और साइंस भी याद करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको आप हेडिंग देते हो इन्वेस्टिगेशन की। तो मैनेजमेंट के 2 पॉइंट्स हमने यहीं पे कर लिए थे, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेट आप कैसे करोगे, आप इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी कराओगे, रिजिड एंडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल लेंजोस्कोपी, सीटी स्कैन, और ये सारी चीजें। तो ये आपकी 2-3 चीजें जो यहाँ पर मेंशन है, ये आपके क्या हो जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट का फोर्थ पॉइंट होता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अब क्या होगा, एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। तो इस ट्रीटमेंट पूरे को आपने रीड करना है और एंड पे आपने कॉम्प्लिकेशंस भी करनी है। तो कितना आसान चैप्टर है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट ये आपसे पूछी जाती है, और इस पूरे चैप्टर में मैनेजमेंट ही बताई गई है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक दफा रीड करेंगे, उसके बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर की मार्किंग हो गई। नेक्स्ट चलते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंक्स पे। ये वो वाला चैप्टर जिस पे आपने यहीं पर इसकी हेडिंग पे मेंशन करना है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर एक्यूट लेरेंजाइटिस है, इसको सिर्फ एक दफा रीड कर ले। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस टाइप का आप इधर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले, क्योंकि आगे जब आप ईएनटी पढ़ोगे या आई में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस टाइप में क्या डिफरेंस होता है। आई में जब आप कंजक्टिवाइटिस पढ़ते हो या डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हो, आपको पता हो कि इन्फेक्शियस टाइप वो होती है जिसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंजाई यानी कोई पैथोजन वो। और नॉन इफेक्टिव टाइप होती है जो सिर्फ एलर्जी की वजह से हो, जो सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो, ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस इन्वॉल्व ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने यहीं से क्लियर करके चलेंगे। उसके बाद ऐसा इसमें ट्रीटमेंट देख लेंगे, अगर किसी को लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस ने आपका पीछा नहीं छोड़ना, आपको प्रूफ तक ये टॉपिक बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज इसमें से आपको एससीक्यू आना है, मस्ट आना है, ठीक है। आपने इसकी एटियोलॉजी पढ़नी है, पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है जो कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कॉज कराता है। तो आपको पता हो कि ये हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया जो कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कॉज कराता है, ठीक है। इसका कॉज जो है बैक्टीरियल कॉज है। एज याद हो आपको, जो जो चीजें मैं हाईलाइट करवाई हूँ ये वो वाली चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये पूरे का पूरा टॉपिक ही करना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और चीज आती है, जब हम इसका नाम पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, यानी ये फील आती है कि एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन में वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताता है कि ये सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लेमेशन है। ग्लोटिस होता है वो वाला एरिया जहाँ पे वोकल कॉर्ड है, तो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला जो एरिया वो सुप्राग्लोटिस हो गया। तो सुप्राग्लोटिस में सिर्फ एपिग्लोटिस नहीं आता, बल्कि 3 चीजें आती हैं, एपिग्लोटिस, एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड एरिटिनोइड। तो ये चीज भी क्लियर करनी है, ठीक है। ये चीज भी क्लियर करनी है कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की डेफिनेशन क्या है, कि सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन। अब सुप्राग्लोटिक स्ट्रक्चर्स क्या है, एपिग्लोटिस है, एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड्स है, एरिटिनोइड है, ठीक है।
चलें क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाए। क्लिनिकल फीचर्स अगेन वही चीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो हिस्ट्री होती है और जो साइंस होते हैं वो एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री में क्या लिखोगे, ऑनसेट लिखोगे कि ऑनसेट इसका सडन होता है, अब्रप्ट ऑनसेट होता है, सोर थ्रोट होता है, पेन होती है, डिस्फेजिया, खाया नहीं जा रहा, निकला नहीं जा रहा, ठीक है। स्पाइडर का आपको बच्चे, अगर बच्चा आपके पास, यूजुअली बच्चे ही आते हैं ना, 2 से 7 ईयर्स एज है मैंने बता दिया, तो उसमें स्टाइडर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा है, कोई अडल्ट है, उसको भी एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, लेकिन उसमें फिर स्टाइडर नहीं होता, उसमें भी डिस्फेजिया वगैरह के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। इसमें फीवर की सिम्टम बहुत मेन सिम्टम है, क्या उस बच्चे को फीवर होगा। उसके बाद साइंस पे आते हैं एग्जामिनेशन। अच्छा, इसकी एक चीज मैं बताने लगी हूँ क्योंकि आपने अभी से हाईलाइट कर ली है, उसको थ्रू ईयर याद रखना है कि इसके एग्जामिनेशन में कभी भी आप इनडायरेक्ट लैंड्रोस्कोपी नहीं करोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट लैंड्रोस्कोपी क्या होती है, तो ना हमारे पास ये होता है कि हम उसका ना मुंह खुलवाते हैं, लाइक पेशेंट की इंडायरेक्ट लैंड्रोस्कोपी करनी है, हम उसका मुंह खुलवाते हैं, उसकी जो जुबान है उसको टंग डिप्रेसर की मदद से डिप्रेस किया जाता है, और उसके बाद हम अंदर जो है इंडायरेक्ट लैंड्रोस्कोप को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पिक्चर दिखाऊंगी वैसे। तो उसको इंडायरेक्ट लैंड्रोस्कोप को हम अंदर ले जाते हैं। जब अंदर ले जाते हैं तो उसमें ना एक मिरर लगा होता है, उसके टर्मिनल पे एक मिरर लगा होता है, उस मिरर से हमें पूरा लैरिंक्स नजर आ रहा होता है, ठीक है। उस मिरर से हम देखते हैं, उसको इंडायरेक्ट इसीलिए कहते हैं ना कि हम डायरेक्टली लैरिंक्स को नहीं देख रहे, बल्कि हम जो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है ना लैरिंक्स का, उस मिरर में हम देख रहे हैं कि एपिग्लोटिस किस तरह का है, एपिग्लोटिस की स्वेलिंग हुई है या नहीं हुई, एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड किस तरह के हैं, पाइरिफॉर्म फोसा, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। अब जब आपके पास यूजुअली लैरिंक्स के साथ कोई पेशेंट आते हैं ना, लैरिंक्स की डिजीज के साथ, तो यूजुअली हम उसमें इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ही पहले करते हैं ताकि हमें आइडिया हो। लेकिन एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में कभी भी इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी नहीं करनी। अगर आपको पेशेंट को देखकर, पेशेंट के सिम्टम्स देखकर, पेशेंट की एज देखकर ये लग रहा है ना कि उसको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्राइपोड साइन, उसको यहाँ पे मेंशन कर ले। वो बुक पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप मेंशन करने ट्राइपोड साइन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि ट्राइपोड साइन की भी पिक्चर ऐड करूं और इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी की भी पिक्चर ऐड करूं, ठीक है। ट्राइपॉड साइड में क्या होता है कि बच्चे की बैठने की एक पोजीशन होती है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में क्योंकि बच्चों को स्टाइडर हो रहा होता है, हो रहा होता है, उनको डिस्निया हो रहा होता है, सही से सांस नहीं ले पा रहे होते, तो इसीलिए वो एक पोजीशन उनकी खास बना लेते हैं, फॉरवर्ड बेंड होके बैठ जाता है ताकि उन्हें सांस आए, ठीक है। तो वो ट्राइपॉड पोजीशन, तो जैसे ही आपने देखा बच्चा ट्राइपॉड पोजीशन में है, आपने उसकी एज देखी, आपको लगा कि हाँ ये एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, आपने कभी भी उसकी इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी नहीं करनी। अब इस बात की तरफ आ जाते हैं कि क्यों नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, दिस एग्जामिनेशन इज अवॉइडेड फॉर फियर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि हो सकता है आपने अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डालना था इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में, हो सकता है आप वो इंस्ट्रूमेंट डालें और वहां पे पूरी की पूरी ऑब्स्ट्रक्शन ही हो जाए, बच्चे का सांस ही बंद हो जाए, तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ओपीडी में बिल्कुल नहीं करनी है। आप तब कर सकते हो जब आप ऑपरेशन थिएटर में आपके पास पूरा जो है अपरेटस मौजूद है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो भी गई तो हम फौरन से उसका जो है वो ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं, इंट्यूबेशन कर सकते हैं, तब आपने ये चीजें करनी है, वरना ओपीडी में कभी भी ये नहीं किया जाता। तो मैंने इस पे काफी ज्यादा डिटेल में बता दिया, आपने ये चीज याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। इन्वेस्टिगेट हमने इसको करना है लैटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि इससे आपको थंब साइन नजर आता है। अभी एक और पिक्चर होगी जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखानी है, थंब साइन वाली, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगी कि थंब साइन क्या होता है। जब आप एक्सरे करते हो ना, एपिग्लोटिस आपको इस तरह से नजर आता है क्योंकि वो स्वेल हुआ होता है, तो वैसे लगता है जैसे थंब हो, ठीक है। थंब साइन उसको कहते हैं। तो इस एग्जामिनेशन में आपने क्या चीज मेंशन करनी है कि हम सिर्फ टंग डिप्रेसर यूज करके उसको एग्जामिन कर सकते हैं, वरना हम इंडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी नहीं कर सकते। और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज मेंशन करनी है कि हमने उसको लैटरल सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे ऑफ नेक कराना है, ठीक है। अच्छा, ये सारा मैंने आपको ट्रीटमेंट आपने रीड कर लेना। वैसे मेरी इन चैप्टर्स पे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं अब सारा सारा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मार्किंग करा रही हूँ, तो आपने ये ट्रीटमेंट पढ़ लेना है सारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रॉप, जिसको एक्यूट लेरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये भी सारा का सारा आपने कवर करना है। और एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जो इसका ट्रीटमेंट है ना एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, उसमें उसमें ये जो चीज है ना कि एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, ये जो है ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है कि कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है, ठीक है। चलें, ये आपने पूरा रीड करना है क्रॉप को भी। और ये जो डिफरेंस वाला टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इन दोनों को आपने यहाँ पे कंपेयर करना है, दोनों के डिफरेंसेस याद करने हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चले तो लेरेंजियल डिप्थीरिया आ जाता है। डिप्थीरिया जो है ये आप तकरीबन हर चैप्टर में पढ़ोगे, आप ओरल कैविटी पढ़ोगे, वहां पे भी डिप्थीरिया पढ़ोगे, लारिंक्स में भी डिप्थीरिया है। तो डिप्थीरिया क्या होता है ये आप पहले थर्ड ईयर में बहुत डिटेल में कोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया पढ़ के आ चुके हो, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने इस टॉपिक को भी यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। स्पेशली जो डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट होता है, जो डिप्थीरिया की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। और डिप्थीरिया के जो सिम्टम्स होते हैं, डिप्थीरिया में सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है जिसको बुल नेक कहते हैं। इस चीज को अभी से मार्क कर लें आप लोग, थर्ड ईयर में मुझे पता है थर्ड ईयर में ये चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, तो इसीलिए इन चीजों को आपने यहाँ पर भी अच्छे से करना है। मेम्ब्रेन जो होती है वो डिप्थीरिया का आपको पता है कि मेम्ब्रेन बनती है, डर्टी सी मेम्ब्रेन होती है, तो ये सारी चीजें याद करनी है। एडिमा ऑफ लारिंक्स एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े बहुत इसकी एटियोलॉजी देख लेंगे क्यों एडिमा हो सकता है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनिक लारिंजाइटिस, जिस तरह से मैंने एक्यूट का बताया था कि आप उसका ट्रीटमेंट मेनली देख लें, तो यहाँ पे भी आप मेनली उसका ट्रीटमेंट देख लें। बाकी आपको
एटियोलॉजी देख लें एक दफा कि क्यों हो सकता है क्रोनिक लेरेंजाइटिस। बाकी आपको क्लिनिकल फीचर तो देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, खांसी आएगी, होर्सनेस होगी, मतलब इस तरह की चीजें होंगी ना, और क्या होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर ये भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाए रैंकीज एडीमा पे। तो मैंने कहा तो एनाटॉमी वाले चैप्टर में रैंकीज स्पेस आपने अच्छे से करनी है ताकि आप रैंकीज एडीमा को समझ सको। तो यहाँ से आपने पूरा रैंकीज एडीमा पढ़ना है बहुत अच्छे से, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लैरिंक्स पे, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। ट्यूबरकुलोसिस की एक एक लाइन करनी है आपने। इसमें ना कुछ एग्जामिनेशन पे साइंस बताए होते हैं, वो साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। टर्बन एपिग्लोटिस जैसे बताया होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा माउस निबल्ड अपीयरेंस होती है। तो ये जो दो तीन इसकी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये दो तीन चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो टीबी ऑफ फ्लेरेंक्स नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले ये जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं ये आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इसमें जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने मार्क करवा ली है। बाकी जो मैंने नहीं मार्क करवाए, जो बच्चा चाहे उनको भी रीड कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ कंजेनिटल लेजन ऑफ लैरिंक्स एंड स्टाइडर पे। यहाँ पर जो कंजेनिटल लेजन है लेरेंजियोमलेशिया आपका टाइट एससीक्यू है, ठीक है। जैसे मैंने एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का बताया था ना कि अगर आपने उस चैप्टर में से एससीक्यू उठाना हो तो वो एग्जामिनर जो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को ही उठाता है। तो अगर इस चैप्टर से किसी ने एससीक्यू लेना हो तो वो लेरेंजियोमलेशिया ही होता है। ये आपने पूरे का पूरा रीड करना है कि आपके पास पेशेंट किस सिम्टम से आएगा, किस तरह से प्रेजेंट करेगा, बच्चा होगा, और इसको आपने ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। तो इसकी आपने एक एक लाइन याद करनी है। मेरी वीडियो भी देख सकते हो, मेरी वीडियोस मौजूद है इन चैप्टर पे। उसके बाद ये बाकी सारे जितने भी कंजेनिटल लेजन है सबको आपने करना है। सब ग्लोटिक हीमेंजियोमा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी लेकिन रीड करने हैं, ठीक है। चले स्ट्राइडर, स्ट्राइडर की जो एटियोलॉजी है ना, स्टाइडर की जो एटियोलॉजी है ना, ये जो टेबल्स बने हुए हैं इनको तो आपने घोल के भी लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टाइडर कंजेनिटली क्यों होगा, ए फिब्राइल फिब्राइल क्यों होगा, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। बाकी ये आप छोड़ सकते हो, एटियोलॉजी के लिए सिर्फ ये टेबल कर लो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो आपने नहीं छोड़नी। जिस तरह से लेरेंजोट्रेकियल ट्रोमा की पूरी मैनेजमेंट तैयार की थी, बिल्कुल वैसे स्ट्राइडर की पूरी मैनेजमेंट तैयार करनी है कि हिस्ट्री क्या मिलेगी, पेशेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, एग्जामिनेशन करोगे तो कौन कौन से साइंस मिलेंगे, इन्वेस्टिगेट किस तरह से करोगे, एंड देन उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीट किस तरह से करोगे। तो पूरी की पूरी आप लोग ये कर सकते हो। आप बुक को देख के डर रहे हो ना कि इतनी ज्यादा मैनेजमेंट, आप एक पेज पकड़ो, उस पे मैनेजमेंट में से सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स उठाओ, उस पेज पे शॉर्ट लिस्ट करके आसान लफ्जों में मजे से लिखो और यहाँ पे पेपर को पेस्ट कर दो। उससे क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, पूरी की पूरी बुक से मैनेजमेंट नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप सिर्फ उन पॉइंट्स को रिवाइज करोगे, आपकी मैनेजमेंट तैयार। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में इस वक्त आया होगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस बताई होती हैं क्या हमें इसकी एक एक लाइन याद करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको एक एक लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है, आपने सिर्फ नाम याद कर लेनी कि एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, ये वो चीजें। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, उसमें बताया होता है कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जो सबसे अहम है, तो वो याद करनी होती है। वो यहाँ जहां पर आती देखना, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे मैंने इंटरनल एंडोस्कोपी का बताया कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में नहीं करते, तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो याद करनी होती है, वरना सिर्फ नाम ही करने हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा, ये डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी, इनडायरेक्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी ना। डायरेक्ट में हम लेरेंक्स को डायरेक्टली देखते हैं, हम अंदर लेरेंजोस्कोप को डालते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस है, वरना आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डिफरेंस की। अब आगे आ जाओ जी लेरेंजियल पैरालिसिस पे, इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो से इसकी बात